वियतनाम वॉर एक ऐसा युद्ध जो ना तो किसी खजाने के लिए हुआ और ना ही किसी तरह के हक को जताने के लिए हुआ। ये युद्ध था शांति के लिए। ये युद्ध था वियतवासियों के स्वतंत्रता के लिए। हो ची मिन की लीडरशिप में वियतनाम को बचाने और उसे एक फ्री कंट्री बनाने के सपने को पूरा करने के लिए ये युद्ध लड़ा गया था। लेकिन यूएसएसआर और यूएसए के कोल्ड वॉर की चपेट में आए इस देश ने वियतनाम वॉर के वक्त अपने लाखों लोगों का कत्लेआम देखा। हजारों लोग बेघर हुए। यह युद्ध का वो वक्त था जब हर घर का लाल आर्मी में जाकर अपने देश के लिए मर मिटना चाहता था। युद्ध में हुए तबाही को तो वियतनाम ने थोड़े वक्त बाद भुला दिया, लेकिन यूएसएसआर और यूएसए के प्रोपेगेंडा को सेटिस्फाई करने के लिए हुए इस युद्ध को इतिहास कभी नहीं भूला। 1955 से लेकर 1975 के बीच लड़ी गई वियतनाम वॉर को हम सेकेंड इंडो चाइना वॉर के नाम से भी जानते हैं। ये वॉर वियतनाम की ही दो हिस्सों में लड़ी गई थी, नॉर्थ एंड साउथ वियतनाम। वॉर के दौरान नॉर्थ वियतनाम की सोवियत यूनियन और चाइना ने काफी मदद की। वही साउथ वियतनाम की मदद के लिए अमेरिका ने भी अपनी हर संभव कोशिश की थी। वियतनाम की जंग में मदद करने के पीछे इन दोनों देशों के भी पर्सनल इंटरेस्ट थे। इवन अमेरिका ने तो एक समय के बाद इस जंग में अपना डायरेक्ट पार्टिसिपेशन भी दिखा दिया था। देखा जाए तो इस वॉर का टाइम पीरियड 1955 से लेकर 1975 के बीच का है, लेकिन इसकी शुरुआत सालों पहले यानी 1857 में ही हो चुकी थी। जैसे कोरिया कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म के बीच कोल्ड वॉर का शिकार बना, ठीक उसी तरह बल्कि उससे बदतर स्थिति वियतनाम की हुई। 1857 वो समय था जब यूरोपियन कंट्रीज पूरी दुनिया पर राज करने के सपने को साकार करने के मोर्चे पर उतरी हुई थी, जिसके लिए ये कई देशों को इन्वेड करती और उनका सरकारी खजाना खत्म कर अपनी जेबें भरती। ऐसा ही हुआ वियतनाम के साथ। 1857 से पहले वियतनाम एक आज़ाद देश हुआ करता था, लेकिन 1857 में फ्रांस ने वियतनाम को इन्वेड कर लिया, जिसके बाद वियतनाम पर फ्रांस का राज चलने लगा। उस समय वियतनाम इंडो चाइना के नाम से जाना जाता था। इंडो चाइना में बेसिकली कैम्बोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम आते थे। फ्रांस ने 1860 से लेकर 1941 तक वियतनाम पर राज किया, लेकिन 1941 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जापान ने वियतनाम को इन्वेड करना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ जापान को इन्वेजन के दौरान फ्रांस का सामना करना पड़ा, जो पहले से ही वियतनाम को अपनी एक कॉलोनी बनाकर बैठा था। पर जापान अपने इन्वेजन में सफल हुआ और वियतनाम के कुछ हिस्सों पर अपने कब्जे जमा लिए। जापान वियतनाम पर ज्यादा समय तक कब्जा करके नहीं रह पाया। जापान सेकेंड वर्ल्ड वॉर हारने के कारण वियतनाम को छोड़ के चला जाता है। जापान वियतनाम पर केवल 1941 से लेकर 1945 यानी एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक ही राज करता है। हो ची मिन वियतनाम के लोकल लोगों के नेता थे, जिन्होंने अपने देश की आजादी के लिए 19 मई 1941 को वियत मिन नाम की एक पार्टी की नींव रखी। इस पार्टी के सभी मेंबर्स आजादी की मांग करते थे। वियत मिन के लोगों ने पहले जापान से फिर फ्रांस से अपनी फ्रीडम के लिए लड़ाई लड़ी। जापान के वियतनाम को छोड़ के जाने के बाद वियतनाम दो भागों में बंट चुका था। दरअसल जापान जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हारने के बाद सरेंडर करता है, तो जापान की सभी कॉलोनीज को सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीतने वाले देश यानी एलाइड पावर्स आपस में बांट लेती है। इनमें से ही एक था वियतनाम, जिसे 1945 के जापान के सरेंडर के बाद यूएसएसआर एंड यूएसए दो भागों में बांट लेते हैं। नॉर्थ वियतनाम चूंकि कम्युनिज्म से प्रेरित था, इसलिए यूएसएसआर के मदद से यहाँ हो ची मिन ने सरकार बना ली थी। जब 1946 में फ्रांस वापस आकर एलाइड पावर से वियतनाम को वापस मांगता है, चूंकि फ्रांस एक कैपिटलिस्ट कंट्री था, तो यूएसए ने अपने कैपिटलिज्म को प्रमोट करने के लिए फ्रांस को साउथ वियतनाम देने में अपना भलाई ही समझा और इसके बाद फ्रांस को साउथ पार्ट सौंप दिया जाता है। लेकिन इस बार फ्रांस की सरकार डायरेक्टली वियतनाम पर राज करने नहीं आती, बल्कि अपने एक पपेट लीडर के द्वारा सब कुछ हैंडल करती है, जिसका नाम बाओ दाई था। वहीं नॉर्थ में हो ची मिन का राज अभी भी कायम था। हो ची मिन को फ्रांस का दोबारा से साउथ में आकर बैठने का डिसीजन बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि वो पूरे वियतनाम को एक आजाद देश बनाना चाहते थे, जिसके कारण हो ची मिन के लोगों ने साउथ वियतनाम और बाओ दाई के लोगों के खिलाफ एक लड़ाई शुरू कर दी, जो कि फर्स्ट इंडो चाइना वॉर के नाम से जानी जाती है, जिसे 1946 से लेकर 1954 के बीच लड़ा गया।
ये वॉर नॉर्थ एंड साउथ वियतनाम के बीच की एक भीषण लड़ाई थी जो कि वियत मिन और फ्रेंच लॉयलिस्ट एंड आर्मी के बीच लड़ी गई, जिसके बाद समझौते के तौर पर 1954 में दोनों लोगों के बीच जेनीवा अकॉर्ड साइन हुआ, जिसके अकॉर्डिंग सबसे पहले तो फ्रांस को इंडो चाइना से बाहर रहने के निर्देश दे दिए गए। फिर नॉर्थ में हो ची मिन को लीडर बनाया गया और साउथ में गो डिन डाइम को। इस अकॉर्ड के अनुसार ही वियतनाम को टेम्पररी बेसिस पर 2 भागों में बांटा गया था, जिसे 17 डिग्री पैरेलल लाइन से अलग किया गया। साथ ही जेनीवा अकॉर्ड में इस बात को साफ कर दिया गया कि 2 साल बाद वियतनाम में चुनाव होंगे और लोगों के अनुसार वियतनाम को एक किया जाएगा। वो जिस भी सरकार को अपनाना चाहेंगे वो इस चुनाव से उसे अपना लेंगे। जेनीवा अकॉर्ड के बाद वियतनाम में 2 सरकारें और 2 देश बने। एक नॉर्थ वियतनाम जिसकी कैपिटल हनोई थी, यहाँ हो ची मिन की कम्युनिस्ट सरकार बनी जिसे यूएसएसआर और चाइना का सपोर्ट था, और एक साउथ वियतनाम जिसकी कैपिटल साइगोन थी, यहाँ गो डिन डाइम की सरकार बनी जो कि अमेरिका का सपोर्टर था। अल्टीमेटली वियतनाम में अब 2 विचारधारा ने जन्म लिया, कम्युनिस्ट एंड कैपिटलिस्ट, जिसके कारण जेनीवा अकॉर्ड के बाद भी ये दोनों आपस में लड़ते रहे। नॉर्थ एंड साउथ वियतनाम में हमेशा एक डिफरेंस देखने को मिलता रहा। देखा जाए तो दोनों का एम एक ही था, वियतनाम का एकीकरण, लेकिन सोच अलग थी। नो डिन डाम चाहता था कि वियतनाम एक बन जाए और यहाँ के लोग कैपिटलिस्ट विचारधारा को फॉलो करें, लेकिन हो ची मिन पूरे देश को एक करके कम्युनिस्ट विचारधारा को प्रमोट करना चाहता था, जिसके लिए इलेक्शंस होना काफी जरूरी था। वही दूसरी ओर कैपिटलिस्ट सोच वाला नो डिन डाम साउथ पर धीरे धीरे करके अपनी पकड़ काफी मजबूत कर लेता है और इसके बाद शुरू होती है साउथ वियतनाम में कैपिटलिस्ट तानाशाही। गो डिन डाइम खुद एक कैथोलिक था, तो इसलिए उसने अपने रिलीजन को प्रमोट करने के लिए बुद्धिस्ट लोगों को मारना और कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। यही नहीं बल्कि साउथ वियतनामीज लोग जो हो ची मिन को सपोर्ट करते थे उनको भी बड़े तादाद में मारा जाने लगा। बुद्धिस्ट लोगों को मौत के विरोध में साउथ में वियत मिन ग्रुप के लोगों ने अपनी आवाज भी उठाई, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। हद तब हो गई जब गो डिन डाइम ने वियतनाम में होने वाले इलेक्शंस को रद्द करवा दिया। वो नहीं चाहता था कि उसकी तानाशाही उससे छिने या वियतनाम में कम्युनिस्ट सोच पैदा हो। जिस तरह से साउथ वियतनाम में अत्याचार बढ़ रहे थे और इलेक्शन रद्द किया गया, उस हिसाब से अब नॉर्थ वियतनाम का युद्ध में उतरना निश्चित हो गया। अब दोनों देशों का तो समझ आता है, लेकिन बाकी बड़े देश यहाँ क्या कर रहे थे? वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका और यूएसएसआर के बीच कोल्ड वॉर अपने पीक पर था। वियतनाम भी उसी कोल्ड वॉर में इन दोनों देशों के लिए अपनी ताकत दिखाने का एक मोहरा था। ये दोनों देश अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए वियतनाम की मदद कर रहे थे। अमेरिका बिना बात के साउथ वियतनाम की जंग में इसलिए शामिल हुआ क्योंकि वो नहीं चाहता था कि एशिया में एक और देश कम्युनिस्ट के हाथों लगे। अमेरिका उस समय डोमिनो थ्योरी को मानता था। उसे लगता था कि अगर एक देश कम्युनिस्ट बना तो धीरे धीरे करके एशिया के सारे देशों में कम्युनिस्ट सरकार आ जाएगी, जिसके लिए उसने हथियार देने शुरू किए और उसके बाद उन्हें पैसों से भी मदद करने लगा। धीरे धीरे करके यूएसए ने अपने कुछ एडवाइजर्स को भी साउथ वियतनाम में भेजना शुरू कर दिया, जो बेसिकली साउथ के लोगों को ट्रेनिंग देने के मन से आए थे। ये उन लोगों को हथियारों और जंग से जुड़ी सारी एडवाइस दिया करते थे, लेकिन समय के साथ साथ स्पेशली जॉन एफ कैनेडी के टाइम पीरियड में इन एडवाइजर्स की संख्या काफी ज्यादा बढ़ती चली गई। हो ची मिन को इस बात की खबर मिली कि गो डिन डाइम ने वियतनाम में होने वाले इलेक्शंस को कैंसिल करवा दिया है, तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया और गो डिन डाइम के खिलाफ लड़ने का डिसीजन बना लिया। इस लड़ाई के लिए हो ची मिन ने सबसे पहले साउथ में वियत मिन नाम के ग्रुप के लोगों को हथियार पहुंचाने शुरू किए। यह हथियार पहुंचाने के लिए भी हो ची मिन ने एक अलग रास्ता निकाला। ये हथियार लाओस से साउथ वियतनाम में पहुंचाए जाते थे, जिससे किसी को कुछ ना पता चल सके। जैसे ही यह हथियार वियत मिन के लोगों के पास आए, वैसे ही साउथ वियतनाम में लड़ाई छिड़ गई। वियत मिन ग्रुप के लोग अब गो डिन डाइम की सेना का मुंह तोड़ जवाब देने लगे। इसी बीच गो डिन डाइम का गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ गया था कि उसने एक शांति से प्रदर्शन कर रहे लोगों पर गोली चलवा दी। इन लोगों में कई बौद्ध धर्म के लोग थे। इन सभी लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इस अटैक से बाकी के बच्चों और बड़े लोगों को भी गोलियां लगी थी। अब गो डिन डाइम की निरंकुशता और डिक्टेटरशिप यूएसएसआर और यूएसए को साफ दिखने लगी। इसी बीच गो डिन डाइम की हत्या हो गई, जिसका इल्जाम अमेरिका पर लगा। लेकिन इसके हत्या के बाद अब अमेरिका सीधे इस युद्ध में उतरने वाला था।
अगस्त 1964 में गल्फ ऑफ टोनकिन में एक घटना हुई जिसमें नॉर्थ वियतनामीज की नेवल आर्मी ने यूएस नेवल बोट्स पर अटैक किया, जिसमें यूएस नेवल ऑफिसर्स मारे गए। जिसके बाद यूएस कांग्रेस ने गल्फ ऑफ टोनकिन रेजोल्यूशन पास किया एंड डायरेक्टली वॉर में पार्टिसिपेट कर लिया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि बाद में ये बात सामने आई कि गल्फ ऑफ टोनकिन का इंसिडेंट एक फेक इंसिडेंट था, जिसे अमेरिका ने केवल वॉर में पार्टिसिपेट करने का एक मोहरा बनाया था। वॉर में अमेरिका के डायरेक्ट पार्टिसिपेशन के साथ ही 1967 तक अपने करीब 5 लाख सोल्जर्स भी वियतनाम में उतार दिए थे। इन सभी सोल्जर्स को साउथ वियतनाम में उतारा गया, जिन्होंने नॉर्थ वियतनाम पर हमला करना शुरू कर दिया। ये नॉर्थ वियतनाम पर भर भर के बमबारी करने लगे। इन्होंने नॉर्थ में कई बॉम्ब कैंपेन चलाए, लेकिन इन बमबारी का कुछ खास असर देखने को नहीं मिला। वो इसलिए क्योंकि वियतनाम के लोग गुरिल्ला वॉरफेयर में काफी माहिर थे, जिससे वो सभी बॉम्बिंग से आराम से बच जाया करते थे। वो बॉम्बिंग्स के दौरान इन गुफाओं में घुस जाया करते थे और जैसे ही किसी यूएस सोल्जर को अपनी सुरंग के ऊपर पाते उसे मार दिया करते थे। यूएस सोल्जर्स के लिए इन सुरंगों में जाना मौत के मुंह में जाने के बराबर था, क्योंकि वो वॉर की इस टेक्निक से अनजान थे, जिसके कारण उनका नॉर्थ वियतनाम के सामने पलड़ा हल्का होता भी दिखा। इस वॉर के दौरान यूएसएसआर और चाइना ने नॉर्थ वियतनाम की काफी मदद की। उन्होंने अमेरिका की तरह जंग में डायरेक्ट पार्टिसिपेट तो नहीं किया, लेकिन हथियार और पैसा भर भर के भेजा। चाइना ने तो अपनी मेडिकल और इंजीनियर टीम तक वियतनाम की मदद के लिए भेज दी थी, जिस कारण अमेरिका भी इस जंग में अपनी पूरी ताकत झोंक रहा था। इवन आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका ने इस वॉर के दौरान पूरे 3 साल तक लगातार नॉर्थ वियतनाम पर बॉम्ब अटैक्स किए। ये बॉम्ब अटैक्स इतने ज्यादा थे कि वर्ल्ड वॉर 2 में भी कभी इतने बॉम्ब्स नहीं दागे गए थे, जिस कारण भी इस जंग को याद किया जाता है। इस बमबारी को ऑपरेशन रोलिंग थंडर का नाम दिया गया था। अमेरिका ने वियतनाम की जंग को जीतने के लिए अपनी हर एक कोशिश की। इन्होंने लगातार अपने सोल्जर्स की संख्या भी बढ़ाई, लेकिन सोल्जर्स की संख्या बढ़ाने से भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि अमेरिका के सोल्जर्स जिन परेशानियों से गुजर रहे थे ये बात तो केवल वही जानते थे। अमेरिकन सोल्जर्स इससे पहले ऐसी सिचुएशन और टेरेन में कभी नहीं लड़े थे। उनके लिए जंगलों में लड़ना काफी मुश्किल था। ऊपर से वो गुरिल्ला टैक्टिक्स के भी शिकार हो रहे थे। वो गुरिल्ला अटैक्स में भी माहिर नहीं थे। वियतनाम में उस समय अधिकतर जंगल और पहाड़ी एरिया था, जिसके कारण अमेरिकन सोल्जर्स को पानी में, जंगल में और पहाड़ों पर घंटों समय बिताना पड़ता। उनके लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना भी काफी परेशानी भरा था। वही वियतनाम के सोल्जर्स को तो इस टेरेन और इन जंगलों की आदत थी। गुरिल्ला युद्ध पर लगाम लगाने के लिए अब अमेरिका ने एक भयानक चाल चली। हथियारों से होने वाला युद्ध अब खतरनाक केमिकल से होने लगा। अमेरिका ने वियतनाम पर केमिकल अटैक्स करने शुरू किए, जिसमें नापाम केमिकल और एजेंट ऑरेंज आते थे। नापाम केमिकल का मेन काम जंगलों में आग लगाने का था। इस केमिकल के छिड़के जाने से पूरे जंगल में आग लग जाया करती थी। एंड एजेंट ऑरेंज ऐसा केमिकल पाउडर था जिसके छिड़के जाने से जंगल के पेड़ पौधे अपनी पत्तियां छोड़ देते थे, जिसमें आसमान से साफ तौर पर दुश्मन का पता लगाकर उसे मारा जाया करता था। लेकिन इस केमिकल ने वियतनाम में एक भारी एनवायरमेंटल कॉज पैदा किया। हो ची मिन्ह अब तक केवल डिफेंसिव मोड में जंग में शामिल थे, लेकिन अब वो फ्रंट फाइटिंग मोड को अपनाने वाले थे। हो ची मिन्ह ने टेट ऑफेंसिव नाम के एक ऑपरेशन को प्लान किया, जिसके अकॉर्डिंग नॉर्थ वियतनाम की फोर्सेस अमेरिकन सोल्जर्स के आर्मी बेसिस, यूएस एम्बेसी और बाकी लोकेशंस पर हमला बोलने वाले थे। ये अटैक्स एकदम सीक्रेट होने वाले थे, यानी अमेरिका के लिए ये अटैक्स सरप्राइज बनकर सामने आते। जनवरी 1968 में नॉर्थ वियतनाम ने अपने इस प्लान को एग्जीक्यूट किया, जो एक फेलियर के रूप में सामने आया। वैसे बेशक नॉर्थ वियतनाम का यह प्लान एक फेलियर था, लेकिन इससे नॉर्थ वियतनाम को ये तो समझ आ गया कि अगर वो चाहे तो इस वॉर को जीत सकते हैं। इस अटैक से पहले उन्हें लगता था कि वो कभी अमेरिकन पावर के सामने नहीं टिक पाएंगे, लेकिन इस अटैक ने उनका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट कर दिया और यहाँ से वॉर में एक टर्निंग पॉइंट देखने को मिला। वॉर जहाँ अपनी चरम सीमा को छू रही थी, वही एक फोटो सामने आई जिसने वॉर पर काफी गहरा असर डाला। ये फोटो कोई ऐसी वैसी फोटो नहीं थी, बल्कि इस फोटो में वॉर के दौरान वियतनाम के बच्चों की स्थिति दिखाई गई थी। इस फोटो में नॉर्थ वियतनाम के कुछ बच्चे अपने गांव से रोते बिलखते बाहर की ओर भाग रहे थे। दरअसल फोटो में दिख रहे लोगों के गांव में अमेरिकन फोर्सेस ने केमिकल अटैक किए थे, जिससे पूरा गांव तबाह हो गया था। फिलहाल आपको फोटो में जो बच्चे दिख रहे हैं, अटैक में इन बच्चों के कपड़े तक जल गए थे।
जिसके कारण उस फोटो में अपना इतना गहरा इफेक्ट छोड़ दिया कि खुद अमेरिका के लोगों ने अपनी सरकार के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दिया। लोग अपनी सरकार के वॉर में पार्टिसिपेशन को लेकर काफी नाराज थे। साथ ही वो वॉर में सिविलियंस पर अटैक करने को लेकर भी गुस्से में थे। मीडिया ने भी इस फोटो को काफी बढ़ चढ़कर लोगों तक पहुंचाया, जिससे व्हाइट हाउस के सामने अमेरिकन लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए। लोग जंग को रोकने की मांग करने लगे। पूरे अमेरिका में प्रोटेस्ट होने लगे, जिसके बाद अमेरिका ने अपने लोगों को सांत्वना देते हुए जंग को जल्द खत्म करने की बात कही। लेकिन टेड ऑफेंसिव अटैक के बाद ये बात भी साफ हो गई कि वॉर अभी खत्म होने वाली नहीं थी, जिससे अमेरिका के लोग लगातार अपनी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगे। इसी बीच एक भयानक इंसिडेंट और देखा गया। दरअसल अमेरिकन सोल्जर्स ने इसी बीच माय लाई मैसेकर को अंजाम दिया। ये इंसिडेंट 1968 में हुआ था, जिसमें एक गांव में यूएसए सोल्जर्स ने जाकर आग लगा दी और सभी बच्चों और औरतों को जान से मार दिया। मरने वाले सभी लोग सिविलियंस थे, जिनके पास ना किसी तरह के हथियार थे, ना ही ये किसी तरह से यूएसए सोल्जर्स के खिलाफ कुछ कर रहे थे। इस इंसिडेंट की फोटो भी मीडिया में काफी जोरों से फैली, जिसके बाद अमेरिकन स्टूडेंट्स ने भी प्रोटेस्ट में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। अमेरिका के सभी लोग इकट्ठे होकर नारेबाजी करने लगे, जिसका फायदा उस समय अमेरिका के ऑपोजिशंस ने उठाया। लेकिन इसी बीच पेंटागन रिपोर्ट भी मीडिया के हाथ लग गई। पेंटागन रिपोर्ट लीक होने के बाद अमेरिकन्स का एक नया रूप ही देखने को मिला। वो अपनी सरकार से बेहद नाराज थे, जो प्रोटेस्ट के तौर पर देखने को मिलता ही था। ये रिपोर्ट 400 पेजेस की थी, जिसमें लिखा था कि कैसे अमेरिकन गवर्नमेंट ने अपनी जनता से झूठ बोला है। रिपोर्ट में साफ तौर पर लिखा था कि वॉर अभी खत्म होने वाली नहीं थी, बल्कि ये तो लंबी चलेगी। साथ ही इस जंग में वियतनाम कमजोर नहीं है, बल्कि वो हर वार का मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। इस रिपोर्ट और तमाम वॉर फोटोज के बाहर आने के बाद अमेरिका की जनता अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ खड़ी हो गई थी, जिसका फायदा रिचर्ड निक्सन ने उठाया। ये उस समय ऑपोजिशन पार्टी के लीडर थे, जिन्होंने जनता के गुस्से का फायदा उठाया। और जैसे ही चुनाव नजदीक आने लगे, इन्होंने जनता से वादा किया कि ये वॉर को खत्म करेंगे और अमेरिकन सोल्जर्स को वापस बुला लेंगे। चुनाव से पहले किए गए रिचर्ड निक्सन के इन वादों ने अपना असर दिखाया। जनता ने 1969 के चुनाव में रिचर्ड निक्सन को अच्छी वोट परसेंटेज से जिताया, जिसके बाद सत्ता में आते ही अपने वादे के अनुसार रिचर्ड वियतनामाइजेशन के नाम से एक पॉलिसी लेकर आए। इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग अमेरिका को वियतनाम से अपने सोल्जर्स वापस बुलाने थे और साउथ वियतनाम में वियतनाम के सोल्जर्स की संख्या बढ़ानी थी। इन्होंने 1970 तक अपने वादे को पूरा करने की कोशिश भी की। ये लगातार वियतनाम में अमेरिकन सोल्जर्स को वापस बुलाते गए। 1972 तक अमेरिका के लाखों सोल्जर्स में से केवल कुछ हजार सोल्जर्स ही वियतनाम में बचे थे। अमेरिकन सोल्जर्स के वियतनाम से एग्जिट के बाद नॉर्थ वियतनाम साउथ वियतनाम पर हावी होता नजर आ रहा था। वो लगातार साउथ वियतनाम पर बम हमले कर रहा था। बाकी वियतनामाइजेशन पॉलिसी के अप्लाई होने के बाद अमेरिका ने नॉर्थ वियतनाम के साथ एक शांति समझौता करने की ठानी, जिसके लिए 27 जनवरी 1973 को पेरिस में पेरिस पीस अकॉर्ड के नाम से एक समझौता हुआ। ये समझौता अमेरिका, साउथ एंड नॉर्थ वियतनाम के बीच था। इस समझौते के तहत अमेरिका ने अपने सारे सैनिकों को कुछ दिनों में ही वियतनाम से वापस बुला लिया और नॉर्थ और साउथ वियतनाम में अपनी जंग को खत्म किया। अमेरिका ने नॉर्थ एंड साउथ वियतनाम को भी जंग बंद करने की सलाह दी। जैसे ही अमेरिका वियतनाम से अलविदा लेता है, हालांकि साउथ वियतनाम नॉर्थ से पूरे 2 साल तक अमेरिका के जाने के बाद भी लड़ता रहा, लेकिन कंक्लूजन के तौर पर जीत नॉर्थ वियतनाम की ही हुई। 30 अप्रैल 1973 को नॉर्थ ने साउथ वियतनाम की कैपिटल साइगोन पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद जंग पर विराम लगा। नॉर्थ वियतनाम अपनी सालों की जंग जीत गया और वियतनाम का यूनिफिकेशन हो सका, जो एक कम्युनिस्ट देश बनकर उभरा। इस लड़ाई के बाद साउथ वियतनाम की कैपिटल साइगोन का नाम बदलकर हो ची मिन कर दिया गया, लेकिन अब सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम की कैपिटल हनोई को ही बनाया गया, जो पहले नॉर्थ वियतनाम की कैपिटल हुआ करती थी। कुल मिलाकर 1975 में वियतनाम एक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद कहीं जाकर एक फ्री नेशन बन पाया। वियतनाम की फ्रीडम की इस लड़ाई में कई लोगों ने अपनी जान गंवाई। देखा जाए तो केवल अमेरिका के ही 58,000 सैनिकों ने अपनी जान गंवा दी थी। ये नंबर अमेरिका के लिए काफी बड़ा था, जिस कारण से भी वहां के लोग सड़कों पर उतर आए थे। उनका मानना था कि जब ये लड़ाई हमारे देश की है ही नहीं, तो हम क्यों अपने सैनिकों को इस तरह से मरने दें।
1.5 लाख वियतनाम सिविलियंस घायल हुए थे, जिसमें कई लोगों को कई मेजर इंजरीज से गुजरना पड़ा था। वियतनाम में पूरे 1.2 मिलियन लोगों ने इस जंग में अपनी जान गंवाई थी, जिसमें सोल्जर्स एंड सिविलियंस दोनों शामिल थे। उनके घर, उनके गांव, उनके लोग, उनका सब कुछ तबाह हो गया था। लेकिन एट लास्ट वियतनाम की ये लड़ाई खाली नहीं गई, उन्हें फ्रीडम मिल सकी। वियतनाम वॉर के कई इंपैक्ट्स देखने को मिले, जिसमें सबसे बड़ा इंपैक्ट डेथ्स थी। इस जंग में भारी संख्या में लोगों ने अपनी जान गंवाई, कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए। लोगों ने अपनों को खो दिया, परिवार एक दूसरे से अलग हो गए। इस जंग के बाद वियतनाम के लोगों का बहुत बुरा हाल था। इसके अलावा ये ऐसी पहली जंग थी जब यूएस की हर संभव कोशिश के बाद भी वो इस जंग में नहीं जीत सका। यूएस की डोमिनो थ्योरी का भी खंडन हुआ। यूएस का बल्कि इस युद्ध के चलते अच्छा खासा नुकसान हुआ। इस जंग से एक चीज और देखने को मिली, दुनिया भर ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि केवल मॉडर्न वेपन्स के होने से कोई जंग नहीं जीती जा सकती, बल्कि उसे जीतने के लिए आपके पास एक प्रॉपर आर्मी और टेक्निक भी होनी चाहिए। इस पूरी जंग में वियतनाम के लड़ने की टेक्निक्स का काफी जिक्र भी हुआ था। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। आगे हम और भी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए हमारा वीडियो लाइक कर दे और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इसे सब्सक्राइब कर ले।